नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीम सचान। शुरुआत हेडलाइन से। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल पर मनमाने तरीके से नियुक्तियों का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, राष्ट्रपति से मिले गृह मंत्री। जयललिता 5वीं बार बनेंगी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री। शुक्रवार को विधायक दल की बैठक में चुनी जाएंगी नेता। 23 मई को शपथ ग्रहण। जिला अस्पताल बनेंगे मेडिकल कॉलेज। पहले चरण में चुने जाएंगे 58 अस्पताल। एमबीबीएस की होंगी 100 सीटें। इस साल चीन से ज्यादा होगी भारत की विकास दर। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में अनुमान। दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी। और बांग्लादेश दौरे के लिए क्रिकेट टीम का ऐलान। हरभजन सिंह की टेस्ट टीम में वापसी। वनडे में समी की जगह अब धवल को रनिंग को मौका। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। दिल्ली में अधिकारों को लेकर चला आ रहा विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की ओर से पिछले 4 दिन में किए गए सभी तबादले और नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली सरकार ने इसके जवाब में उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उन प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं जिसके तहत ये फैसलों को रद्द किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि केंद्र असंवैधानिक तरीके से दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली की सरकार को चलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने लिखा है कि एक चुनी हुई सरकार को अधिकारियों की तैनाती और काम बांटने का अधिकार होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि जनता का भरोसा उनके साथ है। ये सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ। कल मैं एक बहुत बड़े वकील के घर गया था तो उन्होंने कहा, अरविंद मैं सारा दिन जब टीवी देखता हूँ तो मेरे को ये लगता है ये सारे दुनिया वाले सारे इकट्ठे हो गए, बस जनता तुम्हारे साथ है। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और दिल्ली के विवाद को केजरीवाल और नजीब जंग को आपस में सुलझाने की सलाह दी। एलजी और चीफ मिनिस्टर आपस में बातचीत के द्वारा इसका समाधान कोई न कोई निकालेंगे ही। अधिकारों को लेकर जारी इस विवाद में कोई भी पक्ष झुकता नजर नहीं आ रहा। एक कदम आगे बढ़ते हुए उपराज्यपाल ने बुधवार को सरकार की ओर से लिए गए सभी ट्रांसफर आदेशों को रद्द कर दिया। अपने आदेश में नजीब जंग ने ये भी साफ कर दिया कि दिल्ली में स्टेनोग्राफर से लेकर किसी आईएएस की नियुक्ति तक का अधिकार उनके पास है। इसके बाद एलजी ने मीडिया में भी एक रिलीज जारी कर अपना पक्ष रखा। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी सभी विभागों के प्रमुखों के अलावा सचिव और प्रधान सचिवों की बैठक ली। बैठक में एलजी और सीएम के बीच जारी विवाद से उभरे असमंजस को दूर करने की कोशिश की गई। इस बैठक में शकुंतला गैमलिन भी शामिल हुई, जिनकी नियुक्ति से ये विवाद शुरू हुआ था, जबकि प्रधान सचिव अनिंदो मजूमदार बैठक से ठीक पहले छुट्टी पर चले गए। अनु दीवान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीम। उधर दिल्ली सरकार में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली में 21 विधायकों को संसदीय सचिव किस आधार पर नियुक्त किया गया। 2 महीने पहले 13 मार्च को ये नियुक्तियां की गईं, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने याचिका पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और 1 जुलाई तक दिल्ली सरकार को इस मसले पर जवाब देने के लिए कहा है। और हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा। राघव, स्वागत है आपका। और हमारी संवाददाता अनु दीवान इस वक्त हमारे साथ हैं। अनु, जिस तरीके की टकराहट चल रही है और एक नया फैसला उपराज्यपाल की ओर से जो आ रहा है, क्या ये माना जाए कि अब जो मुलाकातों का दौर था खत्म हो चुका है? राष्ट्रपति से मुलाकात दोनों ही खेमों की ओर से हुई है, लेकिन फिर भी कोई सुलह की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। बिल्कुल कविंद्र, जिस तरह कल पहले उपराज्यपाल, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री और डिप्टी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आज राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है, और जिस तरह से कहीं ना कहीं हमारे जो सूत्र है वो बताते हैं कि राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार का भी यहाँ पे पक्ष रखा है कि आखिर केंद्र सरकार की इसमें भूमिका क्या होगी। हालांकि उन्होंने बाहर आके ये बताया कि दोनों ही जो पक्ष है वो इस मामले को खुद सुलझाए, लेकिन उसके बाद जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जो है एलजी के जरिए यहाँ पे दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल दे रही है। लेकिन अगर आपको आगे का डेवलपमेंट बताया जाए तो उपराज्यपाल ने सभी नियुक्तियां रद्द कर दी। तो अब दिल्ली सरकार ने ही उपराज्यपाल से जवाब मांगा है कि आखिर किस प्रावधान के तहत ये नियुक्तियां रद्द की गई हैं। एक्सपर्ट जो हैं, जो संविधान विशेषज्ञ हैं, वो क्या कहते हैं उपराज्यपाल के इस फैसले पर, जिस तरीके से नियुक्तियां रद्द की गई हैं, और उन्होंने कहा कि कोई भी कंसल्टेशन की भी जरूरत नहीं है। अगर मुख्यमंत्री के साथ जो नियुक्तियां हो रही हैं उनके पास अधिकार है उपराज्यपाल के पास। बिल्कुल कविंदर, जिस तरह हमने कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात की है तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से बाकी राज्यों के गवर्नर है, उपराज्यपाल के अधिकार उससे नहीं, उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली को फुल स्टेटहुड का दर्जा नहीं है और उपराज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं। इसलिए उपराज्यपाल के पास वो सब पावर्स है जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने एक चीज ये बताई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है सर्वसम्मति से ये बताया कि जो उपराज्यपाल चाहे तो किसी की भी नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जहां पे बात आती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ उपराज्यपाल को एडवाइस कर सकते हैं, उनके एडवाइस से बाउंड नहीं हो सकते। शुक्रिया आपने सबमिट के लिए। राघव, सबसे बड़ी चीज जो दिख रही है टकराहट, और मैं कहूँ कि उससे कहीं दिल्ली के विकास को लेकर जो आप लोगों की पार्टी का एजेंडा था वो कहीं डिरेल होता दिखता है। पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूं, फिर जो आपके संवाददाता ने कहा उस पर बात करना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली का एजेंडा कतई भी डिरेल नहीं हुआ है। पिछले 100 दिन में हमारी सरकार ने जितना काम करा है, आज उसका आकलन मोदी सरकार की 1 साल से किया जा रहा है। हमने इतना काम किया है, चाहे बिजली का वादा हो, पानी का वादा हो, ऑटो चालकों का वादा हो, तमाम वादों पे कार्य हुआ है। और हमने ये कोशिश करते हुए कि चलिए संवैधानिक तरीके से नहीं नियुक्ति हुई, एलजी ने एक तरफा लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर अपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डर इशू कर दिया। हमने कहा चलिए 1 हफ्ते की बात है, हम उनके ऑफिस पे निगरानी रखेंगे और गैमलिन मैडम की अपॉइंटमेंट स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली की गवर्नेंस पे इसका इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। तो हमारी तो सुलह करने की बात है, परंतु मैं आपके संवाददाता का भी उसमें बता दूं, मैं आपको लीगल एक्सपर्ट्स बताता हूं। फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह, फॉर्मल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जयदीप भट्टाचार्य, जाने माने वकील राम जेठमलानी और मशहूर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट राजीव धवन, ये 5 जो लीगल ल्यूमिनरीज माने जाते हैं, इन सबका ये कहना है कि एलजी ने जो कदम उठाया है और जो वे कदम उठाए जा रहे हैं रोज प्रतिदिन, वे संविधान के खिलाफ हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 के खिलाफ है और एनसीटी एक्ट 1991 के खिलाफ है। यानी कि एलजी जो भी कदम उठा रहे हैं वो गैर संवैधानिक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये आपसे बात करना चाहूंगा और आपके समक्ष और जनता के समक्ष सवाल रखना चाहूंगा, आज दिल्ली सरकार जो निर्णय लेती है या कुछ कार्य करने जाती है, एलजी उसमें कुछ ना कुछ दखल देकर उसको रोक देते हैं। दिल्ली में एक रेप हुआ, हमने उसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की डिमांड करी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी शुरू करवा दी, एलजी ने ऑर्डर करके उसको रद्द करा दिया। परसों कहते हैं मुख्य सचिव की नियुक्ति मैं करूंगा, कल कहते हैं मुख्य सचिव के अलावा अधिकारियों और सचिवों की नियुक्ति भी मैं करूंगा, आज कहते हैं कि ऑफिस में चपरासी की नियुक्ति भी मैं करूंगा। तो जिस प्रकार से एलजी अपने दायरे से हटकर संविधान की उल्लंघना करके दिल्ली एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के जो चाल चलन है उसमें दखल दे रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, उसकी प्रगतिशील जो विचारधारा है उसमें बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये जनता के समक्ष है। और इसीलिए हमने माननीय राष्ट्रपति जी से समय लिया, उनको जाकर पूरी स्थिति का बताया। आज प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखकर कहा है कि जिस प्रकार केंद्र के कुछ मंत्री आज उपराज्यपाल के ऑफिस का इस्तेमाल कर दिल्ली सरकार को चलाने की कोशिशें कर रहे हैं, अपने अफसर नियुक्त कर रहे हैं और डायरेक्ट ऑर्डर इशू कर रहे हैं, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दरकिनार कर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट और डायरेक्ट ऑर्डर कि आपको ये करना है, ऐसे करिए वैसे करिए, तो फिर चुनाव ही क्यों कराए? मुख्यमंत्री होने का क्या फायदा? एक एक पॉइंट्स पर पहला जो सवाल खड़ा होता था, जो कि शुरुआती मैं कहूं कि विवाद जहां से शुरू हुआ, वो था गैमलिन की नियुक्ति को लेकर। तमाम एक्सपर्ट और जो एनसीटी लॉ कहता है कि 40 दिन से कम टर्म के लिए अगर किसी की नियुक्ति होनी है, कि टेम्परेरी फेज के लिए, वहां पर उपराज्यपाल चाहे तो बिना कंसल्ट किए हुए किसी को नियुक्त कर सकते हैं। कहां कौन सी धारा कहती है? एनसीटी की धारा कहती है, और उसको आप बारीकी से पढ़िएगा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि टेम्परेरी फेज बिलो द पीरियड ऑफ 40 डेज उपराज्यपाल के पास ये अधिकार है। मेरा सवाल सिर्फ ये कि क्या मुख्यमंत्री कार्यालय और उपराज्यपाल के ऑफिस के बीच में संवाद खत्म हो चुका है, जिसके चलते नामों पर सहमति नहीं बन पा रही? क्योंकि इससे पहले भी सरकारें रही, लेकिन कभी इस तरह के विवाद नहीं खड़े हुए। देखिए, मेरे पास संविधान की कॉपी है, एनसीटी एक्ट की कॉपी है, ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल की कॉपी है। पिछले 6 दिन से मैं यही पढ़ रहा हूं और दिल्ली सरकार भी पढ़ रही है, गोपाल सुब्रमण्यम भी यही पढ़ रहे हैं, राजीव धवन भी यही पढ़ रहे हैं, इंदिरा जयसिंह भी यही पढ़ रही हैं, राम जेठमलानी भी यही पढ़ रहे हैं। सबका ये कहना है कि 40 दिन की बात हो, क्या 4 दिन की बात हो, बिना
मुख्यमंत्री की सहमति के या बिना मुख्यमंत्री की जो असहमति है उसको दर्ज करे, उपराज्यपाल ये कार्य कर ही नहीं सकते। अजय माखन जी, कांग्रेस के नेता, जो हमारे सबसे कहिए कठोर निंदा करने में सबसे आगे रहते हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया कि पिछले 15 साल में भी ऐसी घटना कभी नहीं घटी कि बिना मुख्यमंत्री की इजाजत के आप मुख्य सचिव की नियुक्ति कर दी जाए, और ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स और संविधान के खिलाफ है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बात करी कि क्या संवाद खत्म हो गया है। आज दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने जब पूरी लिस्ट बनी नामों की, उसके बाद बताया उपराज्यपाल को, बकायदा बताया गया कि जी मिस गैमलिन के नाम को लेकर हमारे पे ऐतराज है, हमारी कुछ रिजर्वेशंस है, और वो रिजर्वेशंस भी बताई और कहा उसके चलते हम नहीं चाहते इन अफसर की नियुक्ति हो। उपराज्यपाल तमाम लिस्ट को मद्देनजर करते हुए उसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं बिना कंसल्ट करे। ये भी नहीं कहते कि चलिए ठीक है मैंने आपकी बात सुन ली, परंतु हमारा ये पक्ष है, अब हम बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं। डायरेक्ट नियुक्ति कर दी। अच्छा, नियुक्ति कैसे होती है? नियुक्ति मिनिस्टर के थ्रू होती है, मिनिस्टर को चिट्ठी जाती है और आगे मिनिस्टर करता है। ये इन्होंने मिनिस्टर को भी दरकिनार कर दिया, कहते हैं भाड़ में जाए सरकार, भाड़ में जाए मिनिस्टर, भाड़ में जाए लोकतांत्रिक मैंडेट, मैं डायरेक्टली नियुक्ति करूंगा। तो जिस प्रकार की रोज प्रतिदिन, अब कह रहे हैं चपरासियों की नियुक्ति भी मैं करूंगा, तो उपराज्यपाल के दफ्तर का राजनीतिकरण हो गया। आपने उठाया, उस पर मैंने खुद बात की थी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी से। उनका कहना था कि अगर किसी भी अधिकारी को लेकर मुख्यमंत्री या फिर किसी अधिकारी के पास या किसी दूसरे नेता के पास कोई सबूत है, आरोप थे, पब्लिकली कहने की बजाय उनके खिलाफ चार्जशीट की जाती, उनसे विभाग छीना जाता, जांच कराई जाती तो ज्यादा बेहतर था। उनका कहना था कि कहीं ऐसा लगता है कि सरकार जो एक पूर्ण राज्य की बात थी, जो मांग थी, उसको बड़ा करने के लिए इन मुद्दों को ज्यादा उठा रही है। दो चीजें, दो विषय हैं। पहला विषय आपने गैमलिन मैडम का उठाया। गैमलिन मैडम एलजी साहब को पत्र लिखती हैं, पत्र में लिखती हैं कि एलजी के दफ्तर से मुझे कहा गया है ये पत्र लिखने के लिए, मैं इसमें बता रही हूं कि इस समय जो दिल्ली में सरकार है उसको मुझ पर संदेह है और वे मुझे मुख्य सचिव की भूमिका में नहीं देखना चाहते। वो एलजी ऑफिस पहुंचता है उपराज्यपाल के दफ्तर, वहां से मीडिया में लीक हो जाता है। मीडिया के तमाम संवाददाता हमारे सचिवालय आते हैं, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से पूछते हैं आपको क्यों संदेह है इस अफसर पर। तब तो मुख्यमंत्री बताएंगे ना कि मीडिया में लीक हो गया, हमारे आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो हम बता देते हैं हमें ये संदेह है। अब चार्जशीट होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, ये तो सेकेंड और थर्ड स्टेप है, वो होना है। मेरा जो मूल सवाल है, यदि आज एक मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक पर्टिकुलर अफसर को संदेह है, शक है और लगता है कि वे बिजली कंपनियों से साठगांठ में कार्य कर रही हैं, शायद संदेह है, परंतु तो फिर क्या आप उस व्यक्ति को मुख्य सचिव, टॉप ब्यूरोक्रेट, कितनी शक्तियां उसके पास, फाइलें कितनी उनके पास जाती हैं, आप भी समझते हैं कि वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव की अध्यक्षा होती हैं, अध्यक्ष होते हैं, उसकी नियुक्ति हो सकती है। आज यदि एक मुख्यमंत्री को एक पर्टिकुलर ऑफिसर पे शक है तो एलजी और केंद्र सरकार उसी व्यक्ति को हमारे सर पे बिठा देगी। आप देखिए कि कर क्या रहे हैं, ये किस प्रकार से राजनीतिकरण हो रहा है। और एलजी का दफ्तर, मैं ये कह रहा हूं, आज एलजी, ये रविशंकर प्रसाद जी गुजरात के गवर्नर के लिए कहा करते थे जब मोदी जी वहां पे मुख्यमंत्री थे, और आज मैं ये बोलता हूं कि जो ये गवर्नर है, ये गवर्नर कम भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादा बन गए हैं। आज ये, अब तो मेरी तो उन्हें अनसॉलिसिटेड एडवाइस ये रहेगी कि इस्तीफा देके बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ें। अब तो वे पूरी राजनीति कर रहे हैं जिस प्रकार से दखल दे रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं राघव कि आम आदमी पार्टी सरकार सही तरीके से अनुभवों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही सत्ता के लिए। कुछ लोगों की सलाह ये थी जो कि दिल्ली सरकार या फिर दूसरी सरकारों में रहे हैं, उनका नाम नहीं कोट करना चाहूंगा। उनका साफ कहना है कि अगर कोई भी मुख्य सचिव किसी भी बात को लेकर नोट लिखती है या फिर रिकमेंडेशन देती है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे तो विधानसभा में जाकर और प्रस्ताव पारित करके उनके खिलाफ उसको रद्द कर सकती है। उनके पास वैधानिक एक हथियार होता है। उस वैधानिक हथियार का इस्तेमाल करने की बजाय आप जिस दूसरे रास्ते के जरिए लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो मुख्य सचिव लिखती हैं, देखिए मुख्य सचिव जो भी देखिए अभी इस समय मुख्य सचिव क्या कार्य कर रही है उसका सवाल नहीं है। इस समय सवाल मुख्य सचिव की नियुक्ति का है कि किस व्यक्ति को बनाया जाए, जो कार्यशैली है उसमें क्या किया जा सकता है वो तो देखा ही जाएगा। और हमने जैसा कहा कि क्योंकि दिल्ली की गवर्नेंस ना सफर करे, हम गैमलिन मैडम को टेम्परेरी बेसिस पे मान लेते हैं और उनके जो दफ्तर है, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके दफ्तर पे और उनके द्वारा साइन करी गई फाइलों पे निगरानी रखी जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं बस आखिरी चीज जोड़ दूं, संविधान का आर्टिकल पढ़ रहा हूं, आर्टिकल 239AA,
clause 4 का proviso provided that in case of a difference of opinion between the lieutenant governor and the chief minister, the lieutenant governor will refer this matter to the president. यानी कि अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गैमलिन मैडम नहीं चाहिए, गवर्नर साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं गैमलिन मैडम ही होनी चाहिए, तो इस मुद्दे को राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। इन्होंने ना राष्ट्रपति को सौंपा, ना मुख्यमंत्री को सौंपा, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सौंपा, डायरेक्टली नियुक्ति करी और अब पूरे तरीके से डायरेक्टली सरकार चलाने की कोशिशें करी जा रही है। ये मेरा चार्ज नहीं है, ये रियलिटी है। एक आखिरी सवाल, क्या इसका निदान क्या है? क्या आप देखते हैं कि कैसे मामला सुलझेगा, कैसे खत्म? देखिए, निदान तो यही है कि आज हमने राष्ट्रपति जी के पास कल गए मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब, उनको बताया। आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि किस प्रकार आपके केंद्र में बैठे बीजेपी के नेता हमारी सरकार को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को एक तरीके से तख्ता पलट की कोशिशें करी जा रही हैं, उनको भी बताया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये देश के संविधान के संघीय ढांचे पे अटैक है और कोई ना कोई राहत कहीं ना कहीं से ऊपर वाला हमें देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहले के बाद छोटा सा ब्रेक के उस पार दुनिया की दूसरी बड़ी खबरें। Completed 1 year in power, have you been able to take satisfactory measures as far as protection of minority community? I have been able to implement all the points identified in the manifesto. How are all these schemes, going to benefit the people from the minority community? We want to give them qalam in one hand and awzar in the other, not hathiyar and gun in the hand. Watch Union Minister of Minority Affairs Najma Heptullah on Rajya Sabha Television. और अब करीब करीब यह तय हो गया है कि AIADMK के प्रमुख जयललिता 23 मई को तमिलनाडु की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। पार्टी ने इस सिलसिले में 22 मई को विधायक दल की बैठक बुलाई। जयललिता को नेता चुने जाने के बाद ओ पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी हुई जयललिता फिर से तमिलनाडु की कमान संभालने की तैयारी में है। 22 मई को पार्टी विधायक उन्हें नेता चुनेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम इस्तीफा देंगे, जिसके बाद 23 मई को जयललिता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। 22nd there will be a MLA's meeting in our head office and all the letter will be taken by Anand OPS and they will go to meet governor and I think Mr. OPS will give his resignation letter also to the governor. It's all formalities. 23rd afternoon Amma will be taking the charge of CM. माना जा रहा है कि जयललिता चेन्नई की RK नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इस सीट से AIADMK के विधायक रविवार को इस्तीफा दे चुके हैं। पिछले साल 27 सितंबर को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जयललिता को आय से अधिक संपत्ति का दोषी पाया था, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन 11 मई को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को इस मामले में बरी कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठक की। ये बैठक 26 मई को केंद्र में एनडीए सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। सरकार इस 1 साल के दौरान हासिल उपलब्धियों का प्रचार करेगी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार के 1 साल के कामकाज की आलोचना की है और आज से उसने सरकार के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इसके तहत कांग्रेस के नेता 26 मई तक अलग अलग राज्यों में करीब 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को आर्थिक राजनीतिक मोर्चे पर घेरने की कोशिश करेंगे। मायाजाल खिलौनों की इनकी बहुत बड़ी आदत है और जो सामाजिक क्षेत्र की प्रगति और विकास के ढांचे को पूरी तरह से इन्होंने क्रूर तरीके से तोड़ मोड़ के रख दिया है और देश की आम जनता और गरीब जनता जिसका पहला हक है देश के संसाधनों पर पूरी तरह से उनको विवश कर दिया है। और वर्तमान में तो बातों का बहुत व्यापार हो रहा है, लेकिन झूठ का बहुत प्रचार हो रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस साल पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का। हैदराबाद में उन्होंने आज कहा कि राहुल गांधी राज्यों में नया नेतृत्व पैदा करना चाहते हैं ताकि पार्टी को नेहरू के जमाने जैसा मजबूत किया जा सके। जयराम रमेश ने कहा कि क्षेत्रीय नेतृत्व इसलिए भी जरूरी है ताकि पार्टी को राज्यों में मजबूती मिले।
उन्होंने पुराने और नए नेता की बहस को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। If you are asking me whether Mr. Rahul Gandhi will become Congress president in 2015, the answer is most definitely, most probably. When in 2015, I can't say. That depends on him, it depends on the Congress president, it depends on senior leaders, it depends on many factors. विदेशों में बसे अनिवासी यानी एनआरआई भारतीयों को चुनाव में ई वोट देने का अधिकार मुहैया कराने की तैयारी हो रही है। निर्वाचन आयोग ने इस बारे में एक कानूनी मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत ई वोटिंग या प्रत्यक्ष मतदान का अधिकार दिया जा सकता है। चुनाव आयोग की विशेषज्ञ समिति के मुताबिक इसके लिए मौजूदा निर्वाचन कानून में बदलाव किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस मसौदे को जांच के लिए कानून मंत्रालय को भेजा है। जैदी के मुताबिक आंकड़ों में पाया गया है कि वोट डालने के लिए 12,000 में से सिर्फ 10 भारतीय ही लंबी दूरी तय करके भारत आते हैं और यही वो वजह है जिससे एनआरआई को ई वोटिंग या प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार देने के बारे में सोचा गया। प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार सिर्फ अभी सरकारी ड्यूटी पर तैनात लोगों को ही मिलता है। दिल्ली की एक अदालत ने सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में पुलिस को 3 गवाहों के लाई डिटेक्टर टेस्ट की इजाजत दे दी है। पुलिस ने सुनंदा के नौकर नारायण सिंह, चालक बजरंगी और सुनंदा के दोस्त संजय दीवान का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी। पुलिस ने उन पर जानकारी छुपाने का शक जताया था। सुनंदा पुष्कर की 15 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में तब्दील करने का अहम फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पहले चरण में 58 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के तहत विकसित किया जाएगा। इनमें से प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी। एक मेडिकल कॉलेज पर करीब 190 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें से केंद्र सरकार 75% हिस्सा देगी और बाकी राज्य सरकार देंगे। अगले 4 वर्षों में 150 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। वर्तमान में लगभग 404 मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें से ज्यादातर दक्षिण भारत में हैं। इनमें डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देश में अभी 10,000 मरीजों में से सिर्फ 7 डॉक्टर उपलब्ध हैं, जबकि WHO के मानकों के तहत 1,000 मरीजों पर 7 डॉक्टर होने चाहिए। – 2016 में भारत की विकास दर चीन से अधिक हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.7% होगी, जबकि इस साल ये 7.6% रहेगी। वहीं चीन की वृद्धि दर 2015 में 7% और अगले साल 6.8% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के आर्थिक परिदृश्य को बेहद अनुकूल बताया गया। घरेलू खपत और निवेश बढ़ने के साथ निर्यात में बढ़ोतरी से दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को रफ्तार मिलेगी। भारत की मदद से दक्षिण एशिया में आर्थिक वृद्धि को भी गति मिलने का आकलन इस रिपोर्ट में किया गया है। और बात क्रिकेट की। बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज के लिए टीम इंडिया का आज ऐलान हो गया। विराट कोहली की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टेस्ट टीम में स्पिनर हरभजन सिंह की वापसी हुई है। वहीं वनडे टीम में फिटनेस से जूझ रहे मोहम्मद शमी की जगह धवल कुलकर्णी को शामिल किया गया है। मुंबई में बीसीसीआई की चयन समिति ने बैठक के बाद बांग्लादेश के साथ टेस्ट और वनडे के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह 2 साल बाद टेस्ट टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। उन्हें रविंद्र जडेजा की जगह टीम में शामिल किया गया है। हरभजन को लिया गया है खास करके जो बांग्लादेश की बैटिंग स्ट्रेंथ है और जितने लेफ्ट हैंडर्स उनके साइड में है उसको नजर रखते हुए सिलेक्शन कमिटी फेल्ट दैट सेकंड ऑफ स्पिनर इज नीडेड एंड वी हैड अ सिलेक्शन कमिटी also had a long discussion with the captain Mr. Virat Kohli on this issue and then the decision was taken. टेस्ट टीम में कप्तान विराट कोहली के अलावा मुरली विजय, शिखर धवन, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, रिद्धिमान साहा शामिल हैं। गेंदबाज के तौर पर आर अश्विन, हरभजन सिंह, कर्ण शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, वरुण एरोन और ईशांत शर्मा को जगह दी गई है। Chopping and changing or disturbing the combination is not what selectors felt that this is the right time.
जब जरूरत पड़ती है, अगर फिटनेस का इशू होगा आगे, तो हम जरूर उस बारे में भी विचार करेंगे। बीसीसीआई ने चोटिल मोहम्मद सामी को छोड़कर विश्व कप में खेलने वाली टीम पर भरोसा जताया है। समी की जगह धवन कुलकर्णी को 15 सदस्यीय टीम में मौका मिला है। टीम में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अलावा रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, विराट कोहली, सुरेश रैना और अंबाती रायडू को बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया गया है। वहीं आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, मोहित शर्मा, स्टुअर्ट बिन्नी और धवल कुलकर्णी गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया 10 से 14 जून तक फतुल्ला में टेस्ट मैच खेलेगी। वहीं 3 वनडे 18 जून, 21 जून और 24 जून को मीरपुर में खेले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।